और अब बात उस खबर की करते हैं जो हमने आपको बताई, जहां जाकिर नाइक जो है वो पाकिस्तान जा रहा है। 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पर वो भड़काऊ तकरीरें देता हुआ नजर आएगा, और अकेले नहीं, परिवार के साथ जाकिर नाइक जा रहा है। और इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़कर दर्शकों को ये समझाएंगे कि आखिर जाकिर नाइक के पाकिस्तान जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जी जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और राजन सर, शुरुआत आपसे ही। जाकिर नाइक एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का मोस्ट वांटेड है, मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले जिसके ऊपर हैं, और भगोड़ा जो है वो घोषित किया जा चुका है। क्या वजह है कि वो अब पाकिस्तान जा रहा है? देखिए, ये जाकिर हुसैन भगोड़ा खाली भारत का नहीं है। इनफैक्ट उसका जो पहला मेजर टेररिज्म केस था वो बांग्लादेश में जी, जब एक ब्लास्ट हुआ था, तो देन इट वहां की इंक्वायरी में पता लगा दैट वो जो आदमी था जिसने ब्लास्ट किया था वो इससे प्रेरित था, इसकी स्पीचों से प्रेरित था। सो केस वहां पे दर्ज हुआ है। जब उसको लगा कि शायद हम उठा के इसको बांग्लादेश के हवाले ना करते हैं, तब ये मलेशिया भागा। ऑफ कोर्स फेरा वायलेशन ये वो, उसके सिवाय बहुत सारे केस भारत में हैं, और खाली भारत बांग्लादेश में नहीं, और दुनिया के कई देशों में इसकी एंट्री मना है। तो मतलब ही इज ए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मतलब टेररिस्ट, यू कैन से। अभी यह है कि इतने सालों से ये मलेशिया रह रहा है। मलेशिया में ऑब्वियसली हमारा विदेश विभाग का काफी प्रेशर है मलेशिया गवर्नमेंट पे। पाकिस्तानी चैनल्स पे ये काफी लंबी बात हो रही है कि मलेशिया गवर्नमेंट ने इसको बोल दिया है कि भाई आप दूसरी जगह ढूंढो, हम जितनी देर रख सकते थे रख रहे हैं। और मलेशिया में रह के भी इसके ऊपर कुछ मतलब बंदिश थी कि जैसे वो बोलना चाहता था उतना नहीं कर पाता था, बिकॉज मलेशियन गवर्नमेंट ने भी कुछ शर्तें रखी थी जिसके अंदर इसको वहां पे मलेशिया में रहने दिया है। तो जब ये अभी मलेशिया से अगर निकलने की बात आ रही है, जैसा कि खबरों में आ रहा है खासकर पाकिस्तानी टीवी वगैरह पे, तो ये कहाँ जाता? कोई मुस्लिम कंट्री, गल्फ कंट्री इसको नजदीक भी नहीं अपने आने देते हैं। सऊदी अरेबिया में जाके दिखाए इसको, ये वो 2 मिनट में अरेस्ट करके वहीं पे डाल देंगे। यूएई में जाके दिखाए। तो पाकिस्तान है ना भाई, जो देश ओसामा बिन लादेन को रख सकता है, दाऊद को रख सकता है, हमारे तो खैर सारे सलाउद्दीन से लेकर रण करके सारे वहीं बैठे हुए हैं। तो दुनिया का कोई भी आतंकवादी हो जिसके लिए एक बड़ी धर्मशाला पाकिस्तान में खुली हुई है, तो उसको लगा भैया यही एक देश है जो हमको मेरे को एडमिट कर लेगा। एंड शायद उसी वजह से ये अपने बेटे के साथ आ रहा, भाई तुम भी देख लो, यहाँ आके रहो, और वहां शायद इसको आजादी भी मिलेगी। और जो भी ये बोलता है कि वर्षो सेवो खुलकर भड़काने की आजादी मिलेगी। संजीव श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़े हुए। संजीव जी, स्वागत है आपका। पाकिस्तान का एजेंडा स्पष्ट है, जो भारत के खिलाफ, उसके लिए हमारे देश और हमारे दिल के दरवाजे जो है वो खुले हुए हैं। क्या जाकिर नाइक के पाकिस्तान जाने को यही समझा जाए? हाँ, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान आतंकवाद का एपी सेंटर है, पाकिस्तान आतंकवाद की शरण स्थली है। और विश्व में अभी आप देखिए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो जितने भी ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उसमें से आधे से ज्यादा अभी पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन, जैसा कि जमाल सर ने कहा, ओसामा बिन लादेन वहीं पाया गया था, दाऊद इब्राहिम वहीं पर है, हाफिज सईद वहीं पर है, और ये जो जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है वो वहीं पे है। जो जितने भी इस तरीके के जो आतंकी हैं जो कि ग्लोबली वांटेड हैं, वो पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और इन आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करने की मंशा रखता है। और जाकिर नाइक जैसा जो एक जिहादी मानसिकता रखने वाला कट्टर जो प्रीचर अपने आप को कहता है, वो जाहिर है कि आतंकी वो पाठ पढ़ाता है। वो वहां जाकर के इन आतंकियों को जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं उसमें उनकी मदद करेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और मलेशिया के जो संबंध हैं वो लगातार प्रगाढ़ और गहरे हो रहे हैं। अभी मलेशिया के जो नेता हैं, वहां के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत आए थे, और जाहिर है कि उस दौरान भारत और मलेशिया की जो पार्टनरशिप है उसको कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
का दर्जा अब दे दिया गया है। मलेशिया भारत के इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ते हुए महत्व को अच्छी तरह से जानता है, समझता है। मलेशिया से जो पाम ऑयल का जो ट्रेड वगैरह होता है उसमें भी भारत का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, और जाहिर है कि अनेक अन्य की सेक्टर्स में मलेशिया भारत के साथ सहयोग चाहता है। विशेष रूप से चाइना जिस तरीके से साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए वो प्रत्यार्पण मलेशिया का खतरा जो है वो मंडरा रहा है कहीं ना कहीं। एक बड़ी खबर आ रही है जहां कंगाल पाकिस्तान कर्ज के दलदल में फंस गया है और चीन ने पाकिस्तान को कर्ज अदा करने का एक बार फिर से लालच दिया है। कर्ज अदा करने से पहले चीन ने एक शर्त रखी है जिसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में चीन की तरफ से कंपनी लगाने की बात कही गई है। आपको बताऊं कि पाकिस्तान पर करीब 72 ट्रिलियन रुपए का कर्ज है और कर्ज के जाल में पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से फंस चुका है और लगातार जो है पाकिस्तान चीन के साथ जिस तरीके से संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, ऐसे में चीन अपनी शर्तों को रखकर लगातार जो है वो पाकिस्तान को इस कर्ज के ट्रैप में फंसाता हुआ नजर आ रहा है। राजन सर, ये तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान में चीन के वेस्टेड इंटरेस्ट क्या हैं, लेकिन जाकिर नायक का चीन को शरण देना, उसके बाद अपनी अर्थव्यवस्था के लाले पड़े होने के बाद चीन से और कर्ज लेना और बदले में खैबर पख्तूनख्वा को गिरवी रख देना, चीन के आने वाले समय में जो हालात हैं वो बद से बदतर की तरफ जिस तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ऐसे में आप भविष्य क्या देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान ने जितने भी लोन लिए हैं उसका तकरीबन 30% चाइना से लिए, पर उसकी जो डेट सर्विसिंग आप देखो, डेट सर्विसिंग जो लोन रीपे कर रहा है वो 80% चाइना को जा रही है। कुछ कारण है, एक जो उसने वर्ल्ड बैंक और बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से लोन लिए हैं, एक तो वो लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म 30 साल 35 साल। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाइना से जो लोन लिए हैं, एक वो शॉर्ट टर्म लोन है, जैसे सीपीसी के लिए लोन थे, उनकी रीपेमेंट 2021 में स्टार्ट होगी, और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई है। इसलिए परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 30% है, पर डेट सर्विसिंग 80% है। सो ये एक किस्म का ऑटोमेटिक डेट ट्रैप है जिसके अंदर पाकिस्तान फंस चुका है और इसमें पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं। जो पूरा सीपीसी बना उसमें सिर्फ चाइना अपना फायदा दे रहा था, उसको एक लैंड रूट मिला कि जो मतलब जो सी रूट जो उसको लगता था किसी भी टाइम अनसेफ हो सकता है। एक बड़ी खबर तो आ रही है सर, exports दर्शकों के को बता दूं, जहां पाकिस्तान में आर्थिक संकट जो है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान पर तेजी से आपको बता दूं जो विदेशी कर्ज है वो बढ़ रहा है। एक पाकिस्तान के सिर पर 3 लाख का कर्ज है और बढ़ते विदेशी कर्ज ने खतरे की घंटी बजा दी है। संजय श्रीवास्तव जी, हालत माफ कीजिएगा संजीव श्रीवास्तव जी, जो स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की नजर आ रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? पाकिस्तान कंगाली की कगार पे बिल्कुल खड़ा है। वो आईएमएफ की वजह से और अपने एक तथाकथित 1-2 मित्रों की वजह से वो किसी तरह से सरवाइव कर पा रहा है। पाकिस्तान में जो वहाँ के हुक्मरान हैं, विशेष रूप से जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, वो इस बदहाली के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। उन्होंने कभी भी पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं होने दिया, डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं होने दिया, और अब तो पाकिस्तान चाइना के पूरे जाल में फंस चुका है। चाइना का जो सीपीसी है वो एक औपनिवेशिक प्लान है, वो एक कॉलोनियल प्लान है। उसके माध्यम से चाइना छोटे राष्ट्रों को, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को और पाकिस्तान जैसे कंगाल राष्ट्रों को तो वो कर्ज की जाल में फंसाता है और फिर उनकी टेरिटरी का इस्तेमाल वो अपने लिए करेगा। इसी वजह से मेरा ये हमेशा कहना होता है कि भविष्य में इस तरह की संभावना बन सकती है कि चाइना जो है भारत के वेस्टर्न फ्रंट पर भी अपनी बड़ी प्रेजेंस बना ले, और उस सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी भारत को चाइना को वेस्टर्न फ्रंट पर भी डील करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, जो कि मेरा विश्वास है कि भारत ऐसा कर रहा है, भारत ऐसा करने में सक्षम है, समर्थ है। लेकिन चाइना का जो दबदबा है, चाइना का जो मकर जाल है, उसमें पाकिस्तान पूरी तरह से फंस चुका है, ये बात स्पष्ट है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में इतने अंधे हो जाते हैं कि जाहिर है कि वो अपने राष्ट्र के हितों को गिरवी रखने से समय की सर आज थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ